नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, जून जुलाई में पीक पर होगा कोरोना। फिलहाल कोरोना के कुल केस 54,000 के पार। मजदूरों की घर वापसी पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न, मजदूरों को घर पहुंचाने वाली सेवा को हरी झंडी। पहले सीएम येदियुरप्पा ने ट्रेन सेवा रद्द करने की अपील की थी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को दी बड़ी राहत, घर वापसी के लिए नहीं होगी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत। पास जारी करने वाली जगह पर ही की जाएगी जांच। मुंबई के साइन अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कोरोना केस की डेड बॉडी के पास ही किया जा रहा है दूसरे मरीजों का इलाज। और विशाखापट्टनम गैस लीकेज हादसे के पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिवार को 1-1 करोड़, गंभीर घायलों को 10-10 लाख देगी आंध्र प्रदेश सरकार। प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए ट्रेन को रद्द करने के आदेश पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने यू टर्न ले लिया है। अब कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों को वापस भेजने को लेकर सहमति के लिए दूसरे राज्य सरकारों को लेटर लिखा है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राज्य के बिल्डरों से मुलाकात के बाद प्रवासी मजदूरों के उनके घर ले जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला सुनाया था। बैठक के बाद कर्नाटक सरकार ने रेलवे से अपील की थी कि 6 मई से जाने वाली सारी ट्रेन कैंसिल कर दी जाएं। ट्रेन कैंसिल करने के राज्य सरकार के फैसले की जमकर आलोचना हो रही थी। ट्रेनों को रद्द किए जाने के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के फैसले को मानव अधिकारों का उल्लंघन भी बताया था। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल। सर, पहले बिल्डर्स लॉबी के साथ जब मीटिंग होती है तो प्रेशर आता है कि भाई मजदूरों के बिना काम नहीं चलेगा तो ट्रेन रद्द कर दी जाती है। अब जब आलोचना होती है, इसको मॉडर्न डे स्लेवरी से कंपेयर किया जाता है सरकार के फैसले को, तो अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेनें फिर से चलेंगी। जो फ्लिप फ्लॉप फैसले में दिख रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति है, जैसा दबाव वैसा काम? नहीं मनु, क्या है कि इस समय सभी सरकारों पर दबाव है। उनको कोरोना से भी लड़ना है और उनको अर्थव्यवस्था भी बचानी है। और ऐसे समय पे सरकारें खुद कंफ्यूज हो रही हैं कि करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। और कल जब कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, पहले ये फैसला लिया कि हमको मजदूरों को घर भेजना है, क्योंकि लगातार टीवी पर विजुअल आ रहे हैं कि लोग 500, 1000, 2000 किलोमीटर पैदल चलना शुरू हो गए थे। और उस तस्वीरों ने सबको विचलित किया है। पैरों में छाले तक पड़ गए थे। हाँ, छाले तो पड़ेंगे ही। जब आप इतने किलोमीटर चलेंगे भूखे प्यासे, बिना खाने के, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, ढाबे बंद हैं, पैसे नहीं हैं, तो ट्रेनों से भेजने का फैसला किया। जब ये हुआ कि ट्रेनों से लोग जाएंगे तो अचानक समझ में आया कि लेबर की कमी हो जाएगी तो कैसे इंडस्ट्री खुलेगी। तो ये जो मुश्किल समय होते हैं, इसमें सरकारें फैसले अपने लेती हैं, बदलती हैं, लेकिन इसी के लिए संविधान होता है। क्योंकि मुश्किल समय में आप हर चीज़ बदल सकते हैं, लेकिन संविधान का एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे मुश्किल समय से लड़ने के लिए कुछ बेसिक विचार है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, जो आज कर्नाटक सरकार के सामने लोगों ने रखा। एक कि हमारे मूल अधिकार में एक चीज़ है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी बच सकता है, कहीं भी रह सकता है। सरकारें उसके इस अधिकार को किसी कोरोना की मुसीबत की वजह से छीन नहीं सकती हैं। हमारे यहाँ मूल अधिकार सस्पेंड नहीं हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, बच सकता है, और उसको रोकने की कोई भी प्रक्रिया वो गैर संवैधानिक है। दूसरा, वो कहीं भी काम कर सकता है। अगर मजदूरों को ये लग रहा है कि हमको बेंगलोर में काम नहीं करना है, हमको गांव जाके करना है, तो सरकार जबरन उसको रोक नहीं सकती। ये पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, उसमें बेसिक बात है। उसमें 4 अधिकार हमको दिए गए कि न्याय होना चाहिए, समता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। पर ये चारों क्या सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए? बड़े साफ शब्दों में लिखा है,
ये चारों व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। अगर कोई सरकार का कोई कदम भारत के नागरिक की गरिमा सुनिश्चित नहीं कर रहा है तो वह गैर संवैधानिक है। कर्नाटक सरकार ने जो कल कदम उठाया था वो गैर संवैधानिक था। वो रोक नहीं सकते कि हमको इकॉनमी चलानी है तो हम जबरदस्ती रोके या सुविधाएं छीन ले लोगों से जाने की। पैदल जाने में जब लोग जा रहे हैं ये उनकी गरिमा का हनन है और इसलिए जब ये वापस लिया गया है ये ठीक है। अगर ये बात सही है कि मजदूर चाहिए, बिना मजदूरों के अर्थव्यवस्था को शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आप सुविधाएं दीजिए, उसके लिए आप ऐसी सिस्टम बनाइए कि उनको प्रेरणा मिले शहरों में रहने के लिए। कल उन्होंने घोषणा की थी 1605 करोड़ की कर्नाटक गवर्नमेंट ने, जिसमें 5-5 हज़ार रुपये महीना देने की बात थी, लेकिन वो बात शायद मजदूरों तक वो पहुंचा नहीं पाए थे, इसलिए मजदूर जा रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिली, जितनी भी हम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं देश भर से, उसमें मजदूरों से पूछा जाता है कि आप जा क्यों रहे हैं, आपके लिए तो बस का इंतज़ाम है और सरकार भी कहती है कि आपके खाने पीने का भी इंतज़ाम है। तो वो उनका कहना था कि ये तो नेताओं की बात है, हमें भरोसा नहीं है सरकार पर, हमें ना खाने को मिल रहा है, ना हमारे पास कामकाज है और ना हम बस से जा पा रहे हैं, इसीलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं दिखता है कि भरोसा जो है सरकार के ऊपर वो डगमगा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में अगर ये स्थिति मुश्किल हालातों में होती है सरकार को लेकर, तो क्या ये स्थिति को और ज़्यादा विकराल नहीं कर देती है? खाली भरोसा नहीं डगमगा रहा है, खौफ भी है। हर आदमी देख रहा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, हर आदमी देख रहा है कि यहाँ पे तीसरा लॉकडाउन अब चल रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। हर आदमी को ये मालूम है इसकी दवा नहीं है, उसको ये मालूम है कि रोजी रोटी चली गई है, कमाई नहीं है। तो एक डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना परिवार की सुरक्षा है। तो वो कह रहे हैं कि हमको परिवार में जाने दीजिए। ये वो मजदूर हैं जो गांव छोड़कर आए थे या कस्बों को छोड़कर आए थे क्योंकि गांव के अंदर ताकत नहीं थी इनको काम देने की। जब ये वापस जाएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि भारत के गांव सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे जी, ये क्षमता नहीं है। लेकिन ये इसलिए जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद इससे हमारी जान बच जाए। अभी आज ही की डाटा आया है जी, जो चंडीगढ़ से ट्रेनें चलनी थी वो आज एक पहली ट्रेन चली, उसके 35% मजदूरों ने जो अपना नाम रजिस्टर कराया था वो वापस ले लिया है। क्यों ले लिया वापस? अब वो नहीं जाना चाह रहे हैं रजिस्टर कराने के बाद, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा के आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रीज खुलने लगी हैं तो वो वहाँ रहना चाहते हैं। अगर उनको कमाई का अगर एक बार संदेश चला जाएगा कि यहाँ पे आप सुरक्षित भी हैं, आपका इलाज फ्री होगा और इकॉनमी खुलने वाली है, तो वो नहीं जाना चाहेंगे। उनकी रोजी रोटी शहरों में ही है। यानी कुल मिलाकर मजदूरों को भरोसा भी देना होगा सरकारों को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों से कहा है कि वे संसदीय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने की संभावना पर विचार करें। कोरोना वायरस के चलते कई सांसद ये मांग कर चुके हैं कि संसदीय समितियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। इसके पहले वेंकैया नायडू और ओम बिरला ने बैठक कर कोविड-19 महामारी के दौरान सांसदों की निभाई गई भूमिका और संसदीय समितियों की जो बैठक है उनके मुद्दों पर चर्चा की थी। राज्यसभा के सभापति के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक नायडू और बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों को निर्देशित किया है कि वे समितियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने के गुण और दोष पर विचार करें। दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई फैसला होगा। गुरदीप सिंह सप्पल जी, जिस तरह से अभी इंतजार होगा कि क्या रिपोर्ट देते हैं दोनों सदनों के महासचिव, लेकिन जिस तरह की संभावना है, हालांकि मांग पहले भी उठती रही है, शशि थरूर ने भी ये मांग की थी, संसदीय समिति की बैठक ऐसे वक्त में जरूरी हो जाती है जब हम देश जो है एक महासंकट के दौर से गुजर रहा हो, तो ये कितना इफेक्टिव कदम होगा? देखिए, ये ज़रूरत है। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने के लिए हुआ है, लोकतंत्र को लॉकडाउन नहीं किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में रिपोर्ट मांगी, ठीक है, वो रिपोर्ट मांग पे बहुत वक्त नहीं लेना चाहिए, कल तक दे देनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में सारे सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चल रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चल रहे हैं, खुद सुरक्षा बलों के पूरी मंत्रणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रही है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत खोज खबर करनी पड़े। इस वक्त ये जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू हों, संसदीय समितियों का बहुत बड़ा रोल है, वो अपना काम शुरू करें। आप देखिए, स्पेन के अंदर संसद चल रही है अब,
कनाडा में शुरू हो गया है, यूके में और यूएसए में स्टैंडिंग कमेटीज़, उनकी जो अपनी कमेटीज़ हैं उन्होंने काम शुरू किया है, सेनेट की कमेटीज़ ने काम शुरू किया है। तो दुनिया भर में लॉकडाउन भी चल रहा है और जैसे बाकी सब काम चल रहे हैं देश में जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र एसेंशियल एक्टिविटी डेमोक्रेसी में नहीं रहा, या हमारी व्यवस्था में, सॉरी, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है, उसके बिना काम चल जाएगा, ये बात गलत है। मुझे लगता है आज ये सही फैसला लिया, लेकिन इसमें बहुत वक्त नहीं लेना चाहिए। ये तो पूरा देश में सब कर रहे हैं और ये रिपोर्ट जल्द आ जानी चाहिए और होना चाहिए। कुछ ऐसी भी खबरें थी कि बहुत गोपनीय इस तरीके की बैठक होती है, उनकी गोपनीयता पर भी सवाल हो सकता है, खतरा हो सकता है अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री की बैठकें गोपनीय नहीं होती हैं, सुरक्षा बलों की बैठकें गोपनीय नहीं होती हैं, रिजर्व बैंक की बैठकें गोपनीय नहीं हो रही हैं, नीति आयोग की बैठकें गोपनीय नहीं हो रही हैं। तो ये सब की गोपनीयता भंग नहीं हो रही है। और जो डेमोक्रेसी की बैठकें होनी है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो व्यवस्था है उसमें पार्लियामेंट का जो रोल है, वो भंग हो जाएंगी। अच्छा, ये तो बात ही समझ में नहीं आई। एक बात और, ये 6 साल का रिकॉर्ड जो है सरकार का क्या कहता है? संसदीय समिति के सदस्यों के जो राय मशवरे होते हैं उनको कितना स्पेस, कितना महत्व दिया जाता है? देखिए, संसदीय समिति को लगातार इस गवर्नमेंट ने वीक किया था, पिछले उसमें भी लगभग 85% बिल उन्होंने रेफर नहीं किए थे स्टैंडिंग कमेटी को। और जबकि पहले ये होता था, खुद बीजेपी के लीडर्स ये कहते थे कि अगर एक कॉमा या फुल स्टॉप भी बदलना है तो कमेटी पे जाना चाहिए। तो इन्होंने लगातार उसको कमज़ोर तो किया ही है, लेकिन कमज़ोर किया इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन उसको छोड़ दे और उस पर लड़ना बंद कर दे, या उसकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि इन संसदीय समिति की जो बैठक है वो कितने यहाँ पर राय देकर आएगी और उसे कितना स्पेस मिलता है। शुक्रिया गुरदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। कोरोना के कहर के बीच आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। विशाखापट्टनम हादसे में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि गैस रिसाव के बाद बीमार हुए लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बीमार लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया और हादसे की जांच की बात कही। आंध्र प्रदेश सरकार ने हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ और गंभीर रूप से घायल को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि आरआर वेंकटपुरम में स्थित विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हो गए। फैक्ट्री के नजदीक बसे गांव के लोगों को सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में दिक्कतें हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में जून जुलाई के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, कोरोना के केस जून जुलाई में पीक पर होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीमारी एक बार में खत्म हो जाए। हमें कोरोना के साथ जीना होगा। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन का फायदा मिला है। लॉकडाउन की वजह से ही मामले ज्यादा नहीं बढ़े। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम मामले बढ़े हैं। कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ ये लाइकली है
कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आती है, लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा मेधा पाटकर की तरफ से मजदूरों की समस्याओं को लेकर उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मजदूरों के हित में जल्द जरूरी कदम उठाएं। लॉकडाउन के चलते घर जाने को मजबूर प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पास बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। नए नियम के मुताबिक जहां मूवमेंट पास की परमिशन दी जाएगी, वहीं उन लोगों की जांच भी की जाएगी जो घर वापसी करना चाहते हैं। हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आई थी। मजबूर लोगों की इसी परेशानी को अब उद्धव सरकार ने खत्म कर दिया है। वहीं कोई साधन नहीं मिलने पर मुंबई से अपने घरों के लिए पैदल निकले मजदूरों को घोड़बंदर के पास पुलिस ने रोक दिया। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर की ठोकर खा रहे हैं और यही वजह है कि अब वो लाचार होकर अपने गांव के लिए पैदल ही रवाना हो चुके हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपने गांव जाने के लिए इसी रोड से रवाना हुए मजदूर को फाउंटेन होटल घोड़बंदर रोड पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया है। 200 से 250 की तादाद में मजदूर लाचार होकर अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हर संभव इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का प्रयत्न कर रही है। जहां मेडिकल चेकअप की बात थी, उसे लेकर भी महाराष्ट्र सरकार काफ़ी गंभीर है और प्रस्थान के स्थान पर ही मेडिकल चेकअप कराने की मनसौदा बना रही है। लेकिन दिहाड़ी मजदूर बेसहारा लाचार लोग अब पैदल ही अपने गांव के लिए निकल चुके हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती भी है। लोगों को किस तरीके से उनके गांव भेजा जाए, ये एक चैलेंज भी दिख रहा है। मुंबई से सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, मुंबई। मुंबई के सायन अस्पताल से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर अस्पताल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पताल में जहां कोरोना वायरस मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं कोरोना के कारण मारे गए लोगों के शव रखे हुए हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कई मरीज बेड पर लेटे हुए हैं। मरीजों के बीच में काले प्लास्टिक के बैगों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शव भी वार्ड के बेडों पर पड़े हुए हैं। कुछ शवों को कपड़ों से ढका गया है तो कुछ को कंबल से। बताया जा रहा है कि वार्ड में मरीजों के बीच कई ऐसे शव पड़े थे। आपको बता दें कि देश के मुकाबले महाराष्ट्र में अकेले अब तक 17,000 के करीब कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। 651 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। कोरोना को हराने में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान में कोरोना के मरीज सबसे तेजी से ठीक हो रहे हैं। राजस्थान में करीब 47.4% रोगी ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर रिकवरी रेट 39.69% है। इसके बाद आंध्र 31.76% के साथ तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश 29.1% के साथ चौथे नंबर पर है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में 3,355 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। 3,355 मरीजों में से 1,739 मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ी राहत वाली बात यह है कि ठीक हुए मरीजों में से 1,275 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में अभी 1,521 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,39,580 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 1,34,172 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 3,355 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में हर रोज 10,000 टेस्टिंग भी की जा रही है। सरकार ने हर रोज 30,000 टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है। लॉकडाउन की वजह से बीकानेर में बिहार के 2 विकलांग युवक फंसे हुए हैं। दोनों युवकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर
घर वापसी की गुहार लगाई। प्रशासन ने दोनों से जहां है वहीं रहने के लिए कहा। युवकों ने बताया कि वो मांग कर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हो गया और उनके सामने राशन की दिक्कत हो गई। इसी वजह से उन्होंने कलेक्टर से घर भेजने की गुहार लगाई थी। प्रशासन ने फिलहाल दोनों युवकों के लिए राशन का इंतजाम करने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर अपन वो करते थे, बस्ती में जाते थे, मुसलमान की बस्ती में अपना मांगने खाने का काम करते थे। अच्छा, कितने लोग हो? हम लोग यहाँ पे 2 हैं। दोनों नीचे? हाँ, अब इतना दिन से वो लॉकडाउन है, इसलिए हम लोग घर जाना चाहते हैं। हमारे घर वाले बुला रहे घर पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही मांगने खाने की स्थिति है तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो मिल रहा है। तो अभी कौन बस्ती में जाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है भाई इतना कोरोना में तो कैसे आ गया, वायरस फैलाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल के बाद अब विभिन्न राज्य में फंसे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेलंगाना राज्य से 921 श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन जोधपुर पहुंची। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि तेलंगाना से विशेष ट्रेन सुबह 8:45 पर जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन में राजस्थान के सभी जिलों के श्रमिक थे। सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और डाटा बेस तैयार किया गया है। इसके बाद सभी को बसों के जरिए उन्हें उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया। कलेक्टर के मुताबिक ट्रेन से आने जाने वाले सभी श्रमिकों को होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है, ये हैदराबाद तेलंगाना से आई है। इसमें 921 श्रमिक राजस्थान के विभिन्न जिलों के इसमें आए हैं। इन सबको अभी स्क्रीनिंग करी जाएगी, जिनमें लक्षण है उनकी टेस्टिंग करेंगे और बिना लक्षण वालों को उनके गंतव्य स्थल पर भेजेंगे। बसों की व्यवस्था रोडवेज के द्वारा की गई। इन सबको अपने गंतव्य स्थल पर इनको भोजन के पैकेट, सैनिटाइजेशन, इनकी स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। कौन कौन लोग हैं सर ये प्रवासी श्रमिक हैं जो हैदराबाद तेलंगाना से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1179 प्रवासी मजदूर लौटे। ये सभी मजदूर पंजाब के जालंधर से ट्रेन से यहां पर पहुंचे थे। इस मौके पर जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य जांच टीम मौजूद थी। ट्रेन के रुकते सभी यात्रियों को लाइन में लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत धीरे धीरे काउंटिंग कर थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाई गई और सभी को फूड पैकेट भी दिए गए। इस मौके पर आए मजदूरों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनके इस यात्रा का कोई पैसा उन्हें नहीं देना पड़ा है और उन्हें फ्री में ही टिकट दिया गया है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस यूपी के रायबरेली भी पहुंची, जिसमें करीब 1200 मजदूर सवार थे। आश्चर्य की बात यह है कि ट्रेन में यात्रियों से पैसा लिया गया था। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं सर। वहाँ से आप लोग आए हैं, टिकट लगाए क्या आप लोगों को? हाँ सर, 600 रुपये लगाए टिकट। हाँ सर, टिकट खाना दिए है, पानी दिए। हमारे साथ में आए 9 लोग, सब लोगों ने टिकट दिया है।
कितने रुपए टिकट पड़ा है आपको? क्या क्या सुविधाएं थी उसमें? पानी मिला था, टिकट और कानपुर में वो खाने के लिए वो मिला था, चावल आवल। हमारे यहाँ 1200 प्रवासी आए हैं गुजरात से साबरमती एक्सप्रेस से, और ट्रेन इस समय प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और काफ़ी जनपदों से संबंधित हैं। 1200 हैं, इनके लिए हमने करीब 40 बसेस लगा दी हैं। प्राइमरी स्वास्थ्य परीक्षण करके इनको हम लोग अपने अपने गंतव्य पे रवाना कर रहे हैं भोजन और पानी के साथ। यदि कोई लक्षण वाले व्यक्ति पाए जाते हैं तो उनको यहीं पे क्वारंटाइन करके अग्रेतर स्वास्थ्य परीक्षण इनका कराया जाए। वहीं सूरत से उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर आई ट्रेन के सभी मजदूरों के टिकट का भुगतान कांग्रेस ने किया है। इस पर मजदूरों ने धन्यवाद दिया। कांग्रेस के इस कदम से मजदूर बेहद उत्साहित नजर आए। शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, और जो है ये मोदी सरकार जो है पूरी तरह विफल है। हम गरीबों को इतना ही सहायता बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहाँ 15-15 दिन से खाना नहीं पाए हैं। सोनिया जी का बहुत मेहरबानी। हमें टिकट कांग्रेस ने दिया है। अच्छा, शुक्रिया। इसका पैसा लिया हुआ है आपसे? कांग्रेस अपना पैसा खुद भरा है। ओके। रेलवे का। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक दलित युवक की पिटाई कर उसका सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात का आरोप गांव के प्रधान के बेटे और दबंगों पर लगा है। घटना इटावा थाना क्षेत्र के लोहटा गांव की है। बताया जाता है कि गांव के एक दलित युवक की कुछ लोगों से नोकझोंक हो गई थी। इस पर गांव के प्रधान के बेटे दलित युवक को बुलाकर चौराहे पर लाए और कुछ दबंगों के साथ मिलकर न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसका सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना पुलिस के सामने घटी, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही। ले गया उधर, अरे होटल पे पुलिस खड़ी थे वहाँ में, फिर आदमी सब खड़े थे, 50-60 लोग जो खड़े थे वही खड़े थे उधर। तो उसने पूछा पुलिस ने कि क्या किया जाए इसके साथ, तो लोग बोलो कि सर माफ़ी मंगवा दीजिए। तो मैंने सर माफ़ी मांगा, सब कुछ किया। फिर मैं बोला सर मैं घर पर जाऊं, तो पुलिस ने बोला और तुम लोग सब क्या चाहते हो और क्या करोगे साहब? तो लोग सब बोले सर कि हमारा इसका मुंह छिलवा दीजिए। एक दलित युवक के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उसके बाल काटे। इस सूचना पर थाना इटवा में 147, 323, 504 IPC और 31 SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। 6 नामजद व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। SRK University, not